विनोद जी, पिछले सत्र में हमने भारत में कृषि आधारित आजीविका के बारे में चर्चा की। अब इस सत्र में हम छोटे किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सामुदायिक संगठनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत अच्छा विचार है सरला जी। मैं भी इस बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहता हूँ। विनोद जी, आपके अनुभवों के आधार पर बताइए कि किसानों की समस्याओं को हल करने में सामुदायिक संगठनों की क्या-क्या भूमिका हो सकती है। सरला जी, मैंने पाया कि किसानों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई फायदा लेना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जब वे व्यक्तिगत स्तर पर अकेले खाद, बीज वगैरह खरीदते हैं, तो उन्हें अधिक कीमत चुकानी होती है, क्योंकि वे कम मात्रा में खरीदते हैं। इसी तरह जब वे व्यक्तिगत स्तर पर अपने उत्पाद बेचने जाते हैं, तो उन्हें बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है और उन्हें फसल के दाम कम मिलते हैं। मुझे लगता है कि संगठन बनाकर सामूहिक स्तर पर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। विनोद जी, आपने जो बातें बताई हैं, वो ज्यादातर मामलों में सही हैं। अब हम 4 उदाहरणों के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, क्या आप इस पहली केस स्टडी को पढ़ सकते हैं? जी, बिल्कुल सरला जी। मदनूर आंध्र प्रदेश के 10 गांवों का एक समूह है, जहां लगभग 4,000 छोटे और सीमांत किसान करीब 2,850 एकड़ जमीन पर कई तरह की सब्जियां जैसे कि बैगन, टमाटर, प्याज, गोभी, मिर्ची, भिंडी, मूली आदि उगाते हैं। किसान व्यक्तिगत स्तर पर अपनी उपज नजदीक के बाजार में बेचते हैं। एक स्थानीय एनजीओ ने देखा कि स्थानीय बाजार में इन किसानों को उनकी उपज की कम कीमत मिल रही है और उसने किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए काम करना शुरू किया। एनजीओ की इस पहल से किसान बहुत खुश हुए। एनजीओ ने नजदीकी शहर में एक सुपरमार्केट चेन से संपर्क किया। सुपरमार्केट खुशी खुशी किसानों की फसल लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने किसानों के उत्पाद लेने के लिए 3 शर्तें रखीं। पहली, सब्जियों की ग्रेडिंग करना जरूरी है। दूसरी, हर तीसरे दिन पर उन्हें 1600 से 2800 किलोग्राम के बीच सब्जियों की आपूर्ति की जाए। और तीसरी शर्त कि सुपरमार्केट चेन का वाहन गांव में किसी एक स्थान से किसानों की उपज उठाएगा, अतः एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर सारी सब्जियां उपलब्ध होनी चाहिए। उनका वाहन उपज इकट्ठा करने के लिए हर एक किसान के घर नहीं जाएगा। विनोद जी, क्या आप इस स्थिति का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इस परिस्थिति में एनजीओ को क्या-क्या कदम उठाना चाहिए? जी बिल्कुल सरला जी। मेरे विचार से एनजीओ को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसे किसानों को एकजुट करना चाहिए और उन्हें संगठन बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, किसानों की उपज को एकत्रित करने, ग्रेडिंग करने, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सामूहिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। और आखिर में एक सामुदायिक संगठन के तौर पर किसानों की क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया विनोद जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी केस स्टडी को देखते हैं। जी सरला जी, मैं दूसरा केस पढ़ता हूं। मोगला कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के चित्तपुर तालुका में 12 छोटे गांवों का एक समूह है। 2,300 किसान यहां रहते हैं और 6,700 एकड़ जमीन पर चने की खेती करते हैं। किसान 21 किलोमीटर दूर के बाजार से डीएपी खाद और दूसरे इनपुट खरीदते हैं। यह गांव बाजार से काफी दूर है और परिवहन एक बड़ी चुनौती है। किसान खुद बाजार जाते हैं और जरूरत के मुताबिक खाद, बीज और दूसरे इनपुट की 4-5 बोरी खरीद कर लाते हैं। हर सीजन में 3500 से 4800 बोरी खाद गांव में आता है। किसानों को परिवहन पर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। ठीक यही समस्या तब होती है जब उन्हें अपनी फसल बेचने बाजार जाना होता है। विनोद जी, आप किसानों की इस व्यक्तिगत रूप से खरीद बिक्री की समस्या पर विचार कीजिए और बताइए कि किसानों के हित में काम करने वाले किसी एनजीओ को ऐसे कौन-कौन से 2-3 उपाय करने चाहिए जिससे किसानों की परिवहन लागत के खर्च को
कम किया जा सके? सरला जी, इस मामले में मुझे लगता है कि एनजीओ को किसानों को एकजुट करना चाहिए और सामूहिक रूप से परिवहन सुविधा जुटाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही किसानों को खाद बीज की सामूहिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किसानों की उपज को इकट्ठा करके अच्छे दाम हासिल करने के लिए व्यापारियों से मोल भाव करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम तीसरी स्थिति को देखते हैं। विनोद जी, क्या आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। मालागांव एक पंचायत है जहां चना और हरे मूंग की खेती करने वाले लगभग 1500 छोटे और सीमांत किसान हैं। ये किसान बिना किसी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के अपनी उपज बेचते हैं। वे अपने गांव में आने वाले एजेंटों को अपनी उपज बेचते हैं या फिर उपज को नजदीकी अनाज मंडी में ले जाते हैं। किसानों के लिए काम करने वाले एक स्थानीय एनजीओ ने उनकी उपज के मूल्य संवर्धन की पहल की। एनजीओ ने 60 किसानों की एक संस्था बनाई और नाबार्ड की मदद से एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की। प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता अधिक थी और वह 45 सदस्य किसानों की पूरी उपज को सिर्फ 15 दिनों में प्रोसेस कर देती थी। ऐसे में पूरी यूनिट बाकी दिनों में बंद पड़ी रहती थी। यूनिट के खर्च और आय में संतुलन नहीं होने से यूनिट कुछ ही समय में बंद हो गई। इस प्रकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बावजूद भी वह अपनी आय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकी। विनोद जी, क्या आप प्रोसेसिंग यूनिट की असफलता के कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं? इसे फिर से चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो सके? सरला जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए नियमित रूप से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा। प्रोसेसिंग यूनिट में अपनी उपज देने वाले किसानों की संख्या बेहद कम है। इसके लिए ज्यादा किसानों को जोड़ने, उनका संगठन बनाने की जरूरत है। उन्हें अपनी उपज प्रोसेसिंग यूनिट को देने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही विनोद जी, आपके सभी सुझाव सही हैं। आइए अब हम किसानों को वित्तीय मदद मिलने में आने वाली दिक्कतों का विश्लेषण करते हैं। क्या आप इस आखिरी केस स्टडी को पढ़ सकते हैं? जी सरला जी, अब मैं अंतिम केस स्टडी पढ़ता हूँ। जलदांगी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ के किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। यहाँ चना, हरी मूंग और सोयाबीन जैसी फसलें होती हैं। करीब 860 छोटे और सीमांत किसान 1200 एकड़ से अधिक जमीन पर इन फसलों की खेती करते हैं। गांव के कुछ किसानों ने बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए बैंकों ने किसानों को कर्ज देना बंद कर दिया। चूंकि वर्षा आधारित खेती ही किसानों की आजीविका का मुख्य जरिया है, इसलिए वे खेती में पैसा लगाने के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। साहूकारों की ऊंची ब्याज दरों के चलते किसानों की खेती से होने वाली आमदनी घट जाती है और वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। आप इस स्थिति का विश्लेषण कैसे करते हैं और किसानों को बैंकों से पैसा मिल सके उसके लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए? सरला जी, खेती में पैसा लगाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। ऊंची ब्याज दरें होने से किसानों पर कर्ज का बोझ पड़ता है। इस समस्या के हल के लिए किसानों को संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होकर दबाव बनाना होगा, जिससे कि किसानों में कर्ज के सही समय पर भुगतान करने की आदतों को विकसित किया जा सके। इससे उनके बैंकों से अच्छे रिश्ते स्थापित होंगे और कर्ज मिलने में आसानी होगी। विनोद जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। चलो अब इस सत्र की मुख्य बातों को दोहराते हैं। हमने देखा कि सामुदायिक संगठन छोटे किसानों के लिए कई प्रकार से अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, जैसे कि बाजार की मांग के अनुरूप स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन करना, किसानों के उत्पादों को एकत्रित कर प्रोसेसिंग की लागत घटाना और बड़े बाजार तक पहुंच बनाना, सामूहिक रूप से इनपुट खरीदी और अपने उत्पाद की बिक्री कर लेन देन में होने वाले खर्च में कमी लाना और वित्तीय संस्थानों में कम दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाना।